डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में हम सीपेज वाले चैप्टर के, इफेक्टिव स्ट्रेस वाले चैप्टर के और कॉम्पेक्शन वाले चैप्टर के एमसीक्यूज, जो गेट के एमसीक्यूज जो स्टेट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारे कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 66 में दिए है कि सीपेज फोर्स जो होगा पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे। कहीं भी सीपेज हो रहा है तो एक ड्रैग फोर्स वहां पर एक्ट कर रहा होता है, और उस फोर्स को अगर हम पर यूनिट एरिया क्वांटिटी कैलकुलेट करें तो वो प्रेशर होगा। और हाइड्रोस्टैटिक में आपने पढ़ा होगा प्रेशर होता है वो WH होता है। तो यहाँ पर भी प्रेशर का यही फॉर्मूला है, WH या गामा WH लिख सकते हो आप इसको। और H यहाँ पर है, जो सीपेज फ्लो हो रहा है उसमें हेड लॉस हो रहा है वो है। और सीपेज फोर्स कैसे एक्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई रिवर है, आप अगर इसमें कभी खड़े होकर आपने देखा होगा रनिंग वाटर में, स्टैंडिंग हो आप, तो आपको फील होगा कि वाटर फ्लो हो रहा है तो आपको एक धक्का लगा रहा है, अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा है। वही ड्रैग फोर्स होता है, वही सीपेज फोर्स होता है। एक्चुअली सोयल में जो वॉइड्स है उनमें से वाटर पास हो रहा है, तो सोयल के जो पार्टिकल्स हैं उन पर एक ड्रैग फोर्स वो लगा रहे होते हैं, वही सीपेज फोर्स होता है। तो प्रेशर की अगर बात करेंगे तो सीपेज प्रेशर हो गया गामा W इंटू एच, एच यहाँ पर हेड लॉस है। आई अगर हार्डली ग्रेडियंट है तो आई इक्वल होता है एच अपॉन एल की। सैंपल की लेंथ अगर एल है, एच हेड लॉस हो रहा है, तो आई इक्वल हो जाएगा एच अपॉन एल के। तो मैं यहाँ पर एच को रिप्लेस कर सकती हूँ आई की फॉर्म में, गामा W इंटू आई एल। ये तो है प्रेशर। फोर्स अगर मुझे निकालना है तो मैं इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगी। अब अगर मुझे प्रेशर फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है तो मैं नीचे वॉल्यूम से डिवाइड कर देती हूँ, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ। तो यहाँ से ये आ जाएगा आई गामा W, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 67 में दिए है कि पाइपिंग जो सोयल में अकर होता है वो कब होता है। तो क्विक सैंड कंडीशन जो होती है पाइपिंग, वही है कि इफेक्टिव स्ट्रेस है वो 0 हो जाता है और सोयल है वो अपनी सीयरिंग स्ट्रेंथ लूज कर देती है। मोस्टली ये फिनोमिना देखने को मिलता है हमें कोहेशन लेस सोइल्स जैसे कि सैंड, जहां पर जो भी शेयर स्ट्रेंथ होती है वो इफेक्टिव स्ट्रेस के कारण होती है। तो यहाँ पर सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 में दिया है कि मोस्ट ससेप्टेबल सोइल कौन सी है लिक्विफिकेशन के लिए। तो शियर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है ये सिग्मा एस इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा टेन फाइव। फाइव यहाँ पर एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है, सी है ये कोहेशन है, और सिग्मा डेस होगा, सॉरी सिग्मा डेस है, ये इफेक्टिव स्ट्रेस है। अब अगर कोई सैंड टाइप की सॉइल है और क्विक सैंड की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली वो सैचुरेटेड होगी, सीपेज फ्लो हो रहा होगा वहां पर। तो उस केस में सिग्मा डेस जो है वो तो हो जाता है 0, और सैंड है तो सी इसके लिए ऑटोमेटिकली 0 होगा, तो इसलिए इसकी शीयर स्ट्रेंथ 0 हो जाती है। क्ले वगैरह में शीयर स्ट्रेंथ इस कोहेशन के कारण भी होती है, इसलिए वहां पर ये फिनोमिना नहीं देखने को मिलती। तो यहाँ पर बी होगा। जो भी सैंड है, सैचुरेटेड, फाइन और मीडियम सैंड्स है, उनमें ये देखने को मिलेगी हमें। ग्रेवल में क्या होता है, ग्रेवल बहुत ज्यादा हैवी होता है, तो इसमें भी जो अपलिफ्ट करने के लिए, जो इफेक्टिव स्ट्रेस को 0 करने के लिए जो स्ट्रेस रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर नहीं डेवलप हो पाता, वोल्ट रेशियो भी कम होता है और बल्कि भी होता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रहा है और इस टाइप के क्वेश्चंस हैं आपको काफी ज्यादा मिलेंगे, WRE में भी मिलेंगे, जियोटेक में भी होंगे। और सिंपल एक फॉर्मूला है, इसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, कैलकुलेशन भी ज्यादा टफ नहीं होती क्योंकि इजी सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला भी याद रखना इजी है, मैं आपको हिंट बताती हूँ। ये होता है इसका फॉर्मूला, Q पर यूनिट डिस्चार्ज पर मीटर लेंथ जो डिस्चार्ज है वो इक्वल होगा K इंटू एच NF अपॉन ND। K यहाँ पर परमेबिलिटी है, H है वो हार्डलिक हेड है। अब K की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, H की होती है मीटर, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें पर यूनिट डिस्चार्ज मिलेगा, पर मीटर लेंथ डिस्चार्ज, क्योंकि डिस्चार्ज की यूनिट होती है मीटर क्यूब पर सेकेंड। और यही अगर पर यूनिट लेंथ डिस्चार्ज निकालते हैं तो नीचे मीटर आता है और ये यूनिट हो जाती है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो K और H को तो मल्टीप्लाई करना है, इनका हमें पता चल गया। NF और ND डायमेंशनलेस नंबर्स हैं, इनको आपको इससे याद रखना है FD फिक्स डिपॉजिट, F ऊपर आएगा D नीचे आएगा। तो ये हो गया फॉर्मूला। अब इसको अप्लाई करना है। K परमेबिलिटी हो गया, H वो हेड है जो एक्ट कर रहा है। जैसे कि इस क्वेश्चन में हम देखें तो यहाँ वाटर लेवल डाउन स्ट्रीम का ये है, अपस्ट्रीम का ये है, और इनके बीच में ये जो हेड यहाँ पर आ रहा है ये आ रहा है 9 मीटर।
क्योंकि 9.6 ये था, 0.6 नीचे वाला है, तो इफेक्टिव हेड है वो 9 मीटर है। एच की वैल्यू हो गई 9, के भी आपको दे दिया गया है, एमएम में है तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट्स में लाने के लिए। एनएफ है नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स, जैसे कि ये एक फ्लो लाइन है, ये एक दूसरी फ्लो लाइन है, इन दोनों के बीच में जो आपको दिख रहा है रास्ता सा, ये है फ्लो चैनल। ये जो यहाँ पर है ये फ्लो चैनल है, तो ये एक फ्लो चैनल है, ये दूसरा फ्लो चैनल हो गया, ये तीसरा, चौथा, और ये इसके नीचे से हो जाएगा एक, ये तो इम्परमेबल लेयर है, तो ये नीचे से हो गया 5 एनएफ हो गया नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स। नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स यहाँ पे हो जाएंगे, ये जैसे है इक्विपोटेंशियल लाइन्स ये है, तो यहाँ पर हेड 9.6 मीटर था, यहाँ से नेक्स्ट इक्विपोटेंशियल लाइन तक पहुँचते पहुँचते ये एक ड्रॉप आया, ये दूसरा ड्रॉप आया, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठा, सातवां, और इधर ये लास्ट हो जाएगा 8th। ऐसे काउंट कर सकते हो, नहीं तो मैं और शॉर्ट ट्रिक आपको बताती हूँ कि नंबर ऑफ फ्लो लाइन्स आपको आप इजीली काउंट कर सकते हो, इक्विपोटेंशियल लाइन्स को भी काउंट कर सकते हो, दोनों में +1 कर दोगे तो नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स और नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन्स आपको मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 फ्लो लाइन्स हैं, तो फ्लो चैनल 5 हो जाएंगे। इक्विपोटेंशियल लाइन है 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे इक्विपोटेंशियल लाइन है, तो इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स हो जाएंगे 8। अब Q इक्वल होगा 0.0013 इंटू एच आपका 9 हो गया, नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स हो गया 5 और नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप हो गया 8। इसमें आप लोग को रख देना है, ऐसा यूनिट में डिस्चार्ज चाहिए तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पर डे पूछा है यहाँ पे आपको, ये तो पर सेकंड का डिस्चार्ज आया है हमारे पास, तो पर डे में 24 आवर में कितना वॉल्यूम कलेक्ट होगा हमारे पास, ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। एक और चीज हम अभी मिस कर रहे हैं, हम ये निकाल रहे हैं Q, जो कि है पर मीटर लेंथ डिस्चार्ज। यहाँ पर जो डायग्राम देख रहे हो, डैम की एक डायमेंशन इसके परपेंडिकुलर होगी, पेपर के परपेंडिकुलर होगी, वो 1 मीटर लेके हम ये डिस्चार्ज निकालते हैं। उसकी अगर आपको लेंथ दी है तो आप उससे भी मल्टीप्लाई करोगे, जो कि यहाँ पर आपको दी गई 90 मीटर, तो इसको 90 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये Q आ जाएगा, ये 90 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका Q आया है, और इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे 24 इंटू 3600 सेकेंड में कन्वर्ट करके, तो ये आपका मीटर क्यूब में डिस्चार्ज आ जाएगा। ऑप्शन आएगा, आंसर आएगा ऑप्शन सी, सॉरी बी। क्वेश्चन नंबर 70 तो काफी इजी है, पूछा है क्रिटिकल हार्डली ग्रेडियंट क्या होगा। IC इज इक्वल टू G माइनस 1/1 प्लस E, G है 2.71 माइनस 1 1 प्लस 1.85, तो ये 1.71/1.85, और इसको सोल्व करोगे तो 0.92 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 में दिया है कि मैसनरी डैम है, परवेश सैंड है, पोरोसिटी है, एन की वैल्यू दी गई है 45%, 0.45 लिख देती हूँ। स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो 3 हमें रखना है सैंड बॉइलिंग क्विक सैंड कंडीशन के अगेंस्ट, तो मैक्सिमम परमिसिबल अपवर्ड ग्रेडियंट क्या होगा, किस ग्रेडियंट पे ये कंडीशन अकर हो जाएगी, पहले आप क्रिटिकल हार्डली ग्रेडियंट वो निकाल लीजिए, उसको फिर फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दीजिए। तो IC यहाँ पे होता है G माइनस 1/1 प्लस E, E आपको दिया नहीं है, यहाँ पर N दिया गया है, तो E को आपको कन्वर्ट करना होगा। E इक्वल होता है N/1 माइनस N, तो यहाँ पर रख दीजिए ये G माइनस 1/N/1 माइनस N, ये आ गया G माइनस 1 इंटू 1 माइनस N, ये आ गया आपका क्रिटिकल हार्डली ग्रेडियंट। चाहे तो आप इस फॉर्मूले में भी पुट कर सकते थे, लेकिन कैलकुलेशन डिफिकल्ट पड़ेगी, इस फॉर्मूले से पहले आप इस फॉर्म में डिराइव कर लीजिए और उसके बाद रखोगे तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। 2.65 माइनस 1 1 माइनस 0.45 डिवाइडेड बाई 3, ये आ गया परमिसेबल अलाउेबल हार्डली ग्रेडियंट, जो कि सॉल्व करने पे 0.302 आ जाएगा। किसी को अगर ये भी फॉर्मूला याद रखने में दिक्कत है तो मैं एक हिंट दे देती हूँ इसके लिए भी, जी जितना ज्यादा होगा क्रिटिकल हार्डली ग्रेडियंट उतना ही ज्यादा होगा,
अब वो क्विक सैंड की कंडीशन का अकर होना उतना ही डिफिकल्ट होगा। तो जी ऊपर आएगा और ई नीचे आएगा। इसके बाद जी हमेशा एक से बड़ा होता है तो जी में से -1 कर दीजिए, ई एक से छोटा होता है तो ई में +1 कर दीजिए। नंबर 72 में दिया है कि वॉइड रेशियो की किस रेंज में क्विक सैंड कंडीशन अकर होने के चांसेस हैं अगर सॉइल है वो कोहेशन लेस ग्रेनुलर सॉइल है। कोहेशन लेस ग्रेनुलर सॉइल के लिए जी की वैल्यू आपको याद रखना होगा, ये 2.65 होता है मोस्टली, और जो क्रिटिकल हार्डली ग्रेडियंट होता है उसकी वैल्यू होती है 1। तो अब आप ई की वैल्यू निकाल सकते हो, 1 इज इक्वल टू जे माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई। 1 प्लस ई इज इक्वल टू 2.65 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.65। तो 1 प्लस ई इज इक्वल टू 1.65 यानी ई आ गया 0.65 जो कि है इस रेंज में भी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 में दिया है कि क्विक सैंड कंडीशन है वो कब अकर होंगी। तो क्विक सैंड कंडीशन में क्या होता है कि शियर स्ट्रेंथ हमारी डिपेंड करती है इफेक्टिव स्ट्रेस पे। इफेक्टिव स्ट्रेस है ये एक 0 हो जाता है क्योंकि एक तो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो वेट के कारण लग रहा है, और अगर ऐसी कुछ हार्डली कंडीशंस बनी है कि फ्लो अपवर्ड हो रहा है तो सीपीएस फोर्स लगेगा अपवर्ड, और ये दोनों फोर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो है ही, मैग्नीट्यूड में इक्वल हो गए तो क्या होगा, इफेक्टिव स्ट्रेस जो है वो 0 हो जाएगा। इफेक्टिव स्ट्रेस 0 होगा तो शियर स्ट्रेंथ 0 हो जाएगी। तो क्विक सैंड कंडीशन कब अकर होती है? द अपवर्ड सीपेज प्रेशर इन सोइल बिकम्स इक्वल टू सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ द सोइल। क्वेश्चन नंबर 74 है, इसमें दिया है कि सैचुरेटेड सैंड डिपॉजिट है कोई जिसका वॉइड रेशियो ये है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ये है, और पूछा है कि क्रिटिकल हार्डली ग्रेडियंट क्या होगा। तो काफी सिंपल है, जी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई। जी है 2.67 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 0.7। ये क्वेश्चन मैंने इंटेंसली डाला है तो बेसिक सा ही, बट एक यहाँ पर आपको हिंट देती हूँ। यहाँ पर जैसे ऑप्शंस दिए हैं ना, आप इस क्वेश्चन है इसको बिना पेन चलाए बिना कोई कैलकुलेशन किए ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो दिख रहा है ना आपको, ये पता लग रहा होगा आपको कि एक से थोड़ा सा छोटा आएगा आपका आंसर आएगा वो, और यहाँ पर एक ही ऐसा ऑप्शन है तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। नंबर 75 में दिए है कि यहाँ पर ये एक सीट पाइल है, ये वाली, और ये इम्परवियस फ्लोर है नीचे। फ्लो नेट का डायग्राम यहाँ पर आपको दिया गया है। पूछा है कि सीपेज लॉस क्या होगा पर यूनिट लेंथ ऑफ द वॉल। सेम ऐसा क्वेश्चन नंबर 69 किया है हमने, तो आप ये क्वेश्चन पॉज करके खुद से ट्राई करें। आंसर मैं आपको बता देती हूँ, 0.38 आएगा। न्यूमेरिकल जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। काफी सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं। मैंने पहले भी सजेस्ट किया है कि हर एक क्वेश्चन पे पॉज करके खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो, उसके बाद अगर आप सॉल्यूशन देखते हो तो वो याद रहेगा, आपको समझ में आएगा अच्छे से। डिफरेंस इतना सा है कि वहां पर आपको लेंथ दे दी थी तो हमने एल से भी मल्टीप्लाई कर दिया था, यहाँ पर यूनिट लेंथ पूछा है तो एल से मल्टीप्लाई नहीं करना है, बाकी सेम है। सेम इसी डेटा पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76। ये है, आज समझना है आपको, नया है। इसमें आपसे पूछा गया है कि सेफ्टी अगेंस्ट द अकरेंस ऑफ पाइपिंग फेलियर। पाइपिंग फेलियर किस पे होता है? जब हार्डली ग्रेडियंट है इसके इक्वल हो जाए, जी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई। ये आप कैसे निकालोगे? 2.7 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 0.85, इससे आईसी निकाल लिया। ये तो क्रिटिकल हार्डली ग्रेडियंट हो गया। अब हमें निकालना है कि हमारा जो कंडीशन है फ्लो की, इसमें हार्डली ग्रेडियंट क्या है। इसके लिए हम क्या करेंगे, आई इक्वल होता है एच अपॉन एल के। यहाँ पर हर एक ये चैनल में ड्रॉप इक्वल होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे टोटल इफेक्टिव हेड कितना है आपका 10 माइनस 1.5 यानी 8.5 मीटर का इफेक्टिव हेड है। नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइंस कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स आपके हो जाएंगे, इसमें +1 कर देंगे, क्वेश्चन नंबर 69 में समझाया था मैंने। 8 हो गया। अब हर एक इक्विपोटेंशियल ड्रॉप में इक्वल ड्रॉप होगा, यानी यहाँ पर जो ड्रॉप हो रहा है, इसमें जो ड्रॉप हो रहा है, इससे अगले वाले में ड्रॉप हो रहा है चैनल में, इससे अगले वाले में ड्रॉप हो रहा है, इसमें हो रहा है। ये लेंथ आपको डिफरेंट डिफरेंट दिख रही होंगी, बट इनमें जो फॉल होगा हेड में, जो हेड लॉस होगा वो सेम होगा। अब टोटल हेड लॉस कितना हो रहा है,
8.5। टोटल नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स कितने हैं? 8 हैं। तो एक का हेड लॉस आपके पास ये आ गया। अब हमें एल चाहिए किसी फ्लो चैनल की, और यहाँ पर इन्होंने दे दिया है कि ये वाली डायमेंशन है, ये 3 मीटर है। तो यानी इस फ्लो चैनल की लेंथ आपके पास आ गई 3 मीटर। तो और हेड लॉस इसमें हो रहा है 8.5 डिवाइडेड बाई 8। तो यहाँ से आपको पास आ जाएगा आई, 8 इंटू 3। तो इससे आई निकाल लीजिए, इससे ये आई सी आ गया है। आई सी डिवाइडेड बाई आई करोगे तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ जाएगा, आंसर आएगा वो 2.93 आएगा। वैल्यूज बता देती हूँ मैं आपको किसकी कितने कितने आ रहे हैं। ये आएगी आपकी 0.92 इसको कैलकुलेट करोगे तो, और एच ये आएगा 1.0625 और ये आ जाएगा 0.354। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। इसमें अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है, बट ऐसे क्वेश्चंस आप नहीं कर पाओगे जब तक पहले से आपने इतने डेप्थ में नहीं पढ़ा है। और इसमें अंडर कॉन्फिडेंट होने की कोई बात नहीं है, काफी ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं कर पाते हैं, कुछ कर लेते हैं क्योंकि सेम क्वेश्चन उन्होंने पहले प्रैक्टिस किया है। यहाँ पर दिया क्या है कि NF अपॉन ND का रेशियो है, इसको हम शेप फैक्टर बोलते हैं। अगर B बाई A का रेशियो कांस्टेंट है, B है यहाँ पर फ्लो लाइंस और A है वो इक्विपोटेंशियल लाइंस, तो इनका अगर रेशियो कांस्टेंट है तो B बाई L अगर सेम रहेगा तो शेप फैक्टर किसको चेंज करने से चेंज होगा? मतलब NF सॉरी फ्लो लाइन नेट जो बन रहा है ना आपका, जो मैश बन रहा है फ्लो का, वो किसको चेंज करने से चेंज होगा? तो वैसे तो ये तो उसका फॉर्मूला होता है डिस्चार्ज का, और इसमें NF अपॉन ND को यहाँ पर बोला गया है शेप फैक्टर। तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के हेड को अगर आप इंटरचेंज करोगे तो फ्लो की डायरेक्शन सेम हो जाएगी, फ्लो नेट एज इट इज रहेगा। अगर सोइल को चेंज कर रहे हो आप तो उससे भी ये नहीं चेंज होगा, बट अगर फ्लो स्पेस है उसकी डायमेंशन चेंज करेंगे तो ये चेंज होगा, शेप फैक्टर चेंज होगा, क्योंकि NF और ND है वो चेंज होगा वैल्यू। डी सबसे इंपॉर्टेंट है कि हेड डिफरेंस जो कोज कर रहा है इसको, उसको चेंज करने से क्या होगा। तो अगर आप हेड डिफरेंस को चेंज करते हो बट B बाई A रेशियो अगर सेम है तो शेप फैक्टर चेंज नहीं होगा। और ये फ्लो नेट की बेसिक प्रॉपर्टीज में से ही क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, यहाँ पे सी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 में दिया है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। एक तो होती है सीपेज वेलोसिटी, एक होती है डिस्चार्ज वेलोसिटी, जिसको हम वी भी लिख देते हैं और वी डिस्चार्ज भी लिख सकते हो, डिस्चार्ज वेलोसिटी। जैसे कि ये कोई सोइल सैंपल है, ये सोइल सैंपल है, इसमें क्या है कि सोइल है, सोइल के पार्टिकल्स हैं और इनके बीच में छोटे छोटे वाटर मतलब होल्स हैं जिनमें से वाटर के पार्टिकल्स पास हो रहे हैं, फ्लो हो रहा है। अब इसमें जो डिस्चार्ज मुझे मिल रहा है इसको अगर मैं एरिया से डिवाइड करूं तो मुझे जो वेलोसिटी मिलेगी वो मिलेगी डिस्चार्ज वेलोसिटी। बट एक्चुअल में जो पोर्स है उनमें वाटर फ्लो हो रहा होगा वो इस रेट से नहीं हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे तो हम टोटल एरिया से डिवाइड कर रहे हैं, पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया से। पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया से तो फ्लो नहीं हो रहा है, सिर्फ वॉइड्स में फ्लो हो रहा है। तो एक्चुअल में जो वेलोसिटी होगी वो ज्यादा होगी, क्योंकि एक्चुअल वाला एरिया है वो कम है। और एक्चुअल में वॉइड्स में जो फ्लो की वेलोसिटी है वो होती है सीपेज वेलोसिटी, इसको डिनोट करते हैं VS से। तो हमें पता चल गया VS है वो V से ग्रेटर होगा और पोरोसिटी से रिलेटेड होते हैं। N है उसकी वैल्यू 1 से छोटी होती है, तो VS निकालने के लिए हम V को N से डिवाइड करते हैं तो हमें V से बड़ी वैल्यू मिलती है जो कि होता है सीपेज फ्लो। तो यहाँ पर B होगा आंसर, ये इससे स्मॉलर नहीं हो सकता, ग्रेटर होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है सिंपल सा। यहाँ पर दिया है कि अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो G है, हार्डली ग्रेडियंट I है, मतलब I वो हेड है जो हार्डली ग्रेडियंट है जो कि इनिशिएट क्विकसेंट कंडीशन को इनिशिएट करने के लिए हमें चाहिए होता है, क्रिटिकल हार्डली ग्रेडियंट जिसको हम बोलते हैं। तो हमें पता है कि ये रिलेशन होता है इनमें। हमसे पूछा है कि पोरोसिटी अगर 30% है तो G कैसे हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैं एक हिंट बताती हूँ आपको, पहले भी एक क्वेश्चन में हमने किया है कि आप I के फॉर्म में वाले जो N के फॉर्म में जो फॉर्मूला है ना उसको यूज करो, इसी में आप अलग से याद रखने का जरूरत नहीं है, इसी में आप रिप्लेस कर दोगे अगर I इज इक्वल टू G माइनस 1 अपॉन 1 प्लस E, G माइनस 1 अपॉन E इक्वल होता है N अपॉन 1 माइनस N की, 1 प्लस N अपॉन 1 माइनस N।
नीचे आ जाएगा, ऊपर तो ये 1 माइनस एन ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 माइनस एन प्लस एन, तो ये 1 बच गया नीचे। तो इक्वेशन आ गई जी माइनस 1 माइनस एन इज इक्वल टू आई, जो कि आई दिया गया है तो ये लिख लेंगे। अब हमें निकालना है जी। एन की वैल्यू आपकी है 30%, तो 0.3 रख देंगे। तो आई अपॉन 0.7 इज इक्वल टू जी माइनस 1, इम्प्लाई इक्वल आ जाएगा ये जी इज इक्वल टू 1 प्लस आई अपॉन 0.7। इसमें भी आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये वाले ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। आई से आप 0.7 से डिवाइड कर रहे हो, 1 को 0.7 से डिवाइड कर रहे हो तो 1 से बड़ा आएगा ना कुछ, जो आई के मल्टीप्लाई में आ रहा है। दो ऑप्शन बचते हैं आपके पास, इसमें -1 आ रहा है, इसमें +1 आ रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं स्टेट के एग्जाम्स के लिए, जहां पे कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है आपको। क्वेश्चन नंबर 80 है, ये सीपीएस वाले चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ये मैं आपके लिए सॉल्व नहीं करूंगी। आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो आप इसको खुद से सॉल्व करोगे, बहुत ही बेसिक है। ऐसे क्वेश्चन हमने काफी किए हैं। आंसर है वो ऑप्शन डी आ रहा है। आप मैच करा सकते हो, नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि अगर आपका कुछ डिफरेंट आंसर आ रहा है, कोई इश्यू आ रहा है आपको। तो 81 में दिया है कि 25 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है एक सरफेस पे जो कि इनफाइनाइट इलास्टिक मीडियम है। वर्टिकल प्रेशर इंटेंसिटी हमसे पूछी गई है 6 मीटर बिलो द लोड एंड 5 मीटर अवे फ्रॉम द लोड। जैसे कि ये यहाँ पर कोई लोड लग रहा है, तो इसके नीचे की जो भी सोइल की लेयर्स होंगी उन पर इसका इफेक्ट जाएगा, ये तो आपको समझ आता है। अब वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर स्ट्रेस की इंटेंसिटी कितनी होगी वो डिपेंड करेगा कि वो कितना इसके नीचे है और कितने डेप्थ पे है और कितना अवे है। जैसे आपको समझ आ रहा होगा, जितना नीचे जाते जाएंगे ये जो स्ट्रेस आ रहा है कम होता जाएगा, और उसी तरीके से लोडिंग वाली जो ये वर्टिकल लाइन है, इससे जितना दूर होंगे उतना ही स्ट्रेस कम होता जाएगा। यहाँ पर ये फॉर्मूला बूसिनेस्क वाला लगेगा, जो कि आपको याद रखना है। इजी है क्वेश्चन, कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है, बट फिर भी मुझे लगता है हो सकता है कि पूछा जाए एग्जाम में, क्योंकि ऑप्शंस काफी दूर दूर हैं। ऐसे में आप बिना कैलकुलेटर के भी कर सकते हो सॉल्व, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन करके। 1 प्लस आर बाई जेड का स्क्वायर रेज टू पावर 5/2। ये फॉर्मूला याद रखना है, जस्ट वैल्यू लिखनी है यहाँ पर। क्यू की जगह हम रखेंगे 25, 2 पाई इंटू जेड, जेड की वैल्यू यहाँ पर है 6 मीटर बिलो, तो 6 हो जाएगी। 1 प्लस आर की वैल्यू 4 मीटर अवे, तो 4 डिवाइडेड बाई 6 का स्क्वायर रेज टू पावर 5/2। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 0.132 डी आएगा आंसर। नंबर 82 में दिया है कि वर्टिकल स्ट्रेस है सम डेप्थ बिलो द कॉर्नर। जैसे कि ये कोई रेक्टेंगुलर है, 3 मीटर है, ये 2 मीटर है, इसमें रेक्टेंगुलर फुटिंग है ड्यू टू सर्टेन लोड इंटेंसिटी है, वो 100 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर है, यानी कोई लोडिंग लग रही है उसके कारण ये रेक्टेंगुलर इस साइज का जो फुटिंग है, इसके कॉर्नर पर यहाँ पर स्ट्रेस आ रहा है वो 100 आ रहा है। तो अगर वर्टिकल स्ट्रेस है वो क्या होगा, लोड इंटेंसिटी सेम है और रेक्टेंगुलर फुटिंग है, उसका साइज है 4 मीटर इंटू 6 मीटर। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा। यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे कि ऐसा ही मैं एक लोडिंग इधर और बना दूं, जिसमें ये 3 मीटर हो गया, ये 2 मीटर हो गया। इसी तरीके से मैं इधर भी बना दूं, ये 3 मीटर हो गया, ये 2 मीटर हो गया, ये 3 मीटर हो गया, ये 2 मीटर हो गया। तो ऊपर से जो लोड लग रहा है वो सेम है और इस कॉर्नर की इंटेंसिटी मुझे पता है। तो एक रेक्टेंगल बन रहा था उस टाइम, कॉर्नर की इंटेंसिटी 100 थी। अब हमने इस तरीके से 4 रेक्टेंगल बना दिए, इनको मिला के हमारा ये क्वेश्चन में जो पूछा है ये रेक्टेंगल बन रहे हैं, क्योंकि ये डायमेंशन इसकी 4 मीटर हो गई और ये हो गई 6 मीटर। अब हम यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाएंगे कि ये रेक्टेंगल है, इसकी कॉर्नर पे इंटेंसिटी अगर 100 है तो इस कॉर्नर के यहाँ पर भी इंटेंसिटी 100 होगी, क्योंकि लोड इंटेंसिटी सेम है। इसके भी इस कॉर्नर पे लोड इंटेंसिटी सेम होने के कारण स्ट्रेस है वो सेम होगा, और इसके कारण भी होगा। तो एक के कारण 100 था, तो अब 4 रेक्टेंगल बन रहे हैं, तो चारों के कॉर्नर्स पे जो इंडिविजुअल आ रहा है वो ऐड हो जाएगा उस पर्टिकुलर पॉइंट का टोटल स्ट्रेस निकालने के लिए। तो ये 4 × 100 हो जाएगा, डी आएगा आंसर।
क्वेश्चन नंबर 83 में दिया है कि 2 मीटर बाई 1 मीटर का एक लोडिंग है, फुटिंग है, जिस पर यूनिफॉर्म प्रेशर एक्ट कर रहा है 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। मतलब ये है ऐसी कोई लोडिंग है, ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है और यहाँ पर कोई लोड आ रहा है ऊपर से, ऑब्वियसली फुटिंग है तो उस पर स्ट्रेस की वैल्यू दी गई है आपको। ये दिया है कि जो डिस्पर्जन हो रहा है वो 2 वर्टिकल टू 1 हॉरिजॉन्टल है। तो यहाँ पर ये जैसे 2 मीटर है, ये जैसे 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 0.5 मीटर है। मतलब 0.5 मीटर होगा, कैसे होगा? क्योंकि लोड्स का डिस्पर्जन है 2 वर्टिकल टू 1 हॉरिजॉन्टल है। तो हमसे पूछा गया है 1 मीटर की डेप्थ पे, तो हम 1 मीटर की डेप्थ पे देखेंगे कि लोड है वो कितना एरिया में डिस्पर्ज हो रहा है, ये निकालेंगे। और लोड का अगर हमें एरिया मिल गया तो यहाँ पर जो लोडिंग इंटेंसिटी पता है तो हम टोटल लोड निकाल सकते हैं कि कितना लोड लग रहा होगा कि इतना एरिया में 150 की इंटेंसिटी आ रही है। अब लोड आपको मिल गया, कुछ डेप्थ पे डिस्पर्स्ड जो एरिया जिस पे लोड डिस्पर्ज हो रहा है वो मिल जाएगा, तो आप अगेन स्ट्रेस निकाल सकते हो, लोड डिवाइडेड बाय एरिया। तो ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है। अब 1 मीटर डेप्थ पे हमें निकालना है, तो ये डिस्पर्जन हो रहा है, ये 2 वर्टिकल टू 1 हॉरिजॉन्टल हो रहा है, यानी 2 मीटर डेप्थ पे जाएंगे तो 1 मीटर इस तरीके से ही ये वाली डायमेंशन होगी। अभी हम 1 मीटर डेप्थ के लिए निकाल रहे हैं तो ये 0.5 मीटर होगा और ये भी 0.5 मीटर होगा। तो यहाँ पर ये जो 2 मीटर थी वो डायमेंशन अब हो जाएगी, मतलब जिस एरिया में लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसकी डायमेंशन हो जाएगी अब ये 3 मीटर। सेम इसी तरीके से 1 मीटर वाला है, उसके लिए हम ऐसे निकालेंगे कि कितना एरिया में डिस्पर्ज हो रहा है। तो मतलब 1 मीटर के लिए एरिया तो क्या निकालेंगे, वो विड्थ निकालेंगे कि कितनी विड्थ है डिस्पर्ज्ड एरिया की। अब डिस्पर्ज्ड एरिया वो एरिया है जिसमें लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब ये 1 मीटर है, ये 2:1 है, 2:1 का रेशियो है, तो 1 मीटर डेप्थ पे ये 0.5 मीटर होगा, ये 0.5 मीटर होगा और ये 1 मीटर है। तो हमें 1 मीटर डेप्थ पे कितना एरिया पे लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डिस्पर्ज हो रहा है, ये मिल गया। उसकी एक डायमेंशन होगी 3 मीटर, दूसरी होगी ये 1 मीटर और ये दोनों मिला के 1 मीटर यानी 2 मीटर। तो 3 मीटर इंटू 2 मीटर का एरिया मिल गया आपको जिस पर कि लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। लोड कितना है? लोड है 150, इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय एरिया, 300 किलो न्यूटन का लोड है, एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 3 इंटू 2 6 में, तो 50 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 में दिया है, इसमें दिया है कि P1 पे अगर वर्टिकल स्ट्रेस है वो सिग्मा जेड है तो P2 पे क्या होगा। तो सेम बुसिनेस वाला आपको एक फॉर्मूला लगाना है, सिग्मा जेड इज इक्वल टू 3Q अपॉन 2 पाई जेड स्क्वायर 1 प्लस आर बाई जेड का स्क्वायर रेज टू पावर 5/2। यहाँ पर जब हम P1 के लिए फॉर्मूला लगाएंगे तो Z की वैल्यू Z हो जाएगी जो वर्टिकल डिस्टेंस है, और ये R हो जाएगा। तो सिग्मा P1 आपका आ जाएगा 3Q अपॉन 2 पाई। थोड़ा सा इसमें लिखने में प्रॉब्लम आ रही है एक्चुअली, आईपैड में पता नहीं क्यों ठीक से नहीं लिखा जा रहा है। आपको समझ आ गया होगा, Z की जगह Z स्क्वायर रख देंगे, 1 प्लस आर बाई जेड का स्क्वायर रेज टू पावर 5/2। जब P2 के लिए लगाएंगे तो P2 के लिए R की वैल्यू R/2 हो जाएगी, Z की Z/2 हो जाएगी। तो 3Q अपॉन 2 पाई Z/2 का स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस R/Z। तो R की जगह हम R/2 रख देंगे, Z की जगह Z/2 रख देंगे। तो इससे क्या आसान हो गया काफी। अब R और इसके 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो दोनों में सेम ही आ रही है। अब हम सिग्मा P2 को P1 की फॉर्म में अगर लिखें तो मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देती हूँ। इसको अगर मैं ऐसे लिखूं 1 अपॉन ये 1/2 का स्क्वायर है तो ये 4 हो जाएगा, और अंदर जो यहाँ पे बचेगा वो सिग्मा P1 बचेगा Z स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख दूंगी, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो रेज टू पावर 5/2। 85 में दिया है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कोई लाइन लोड है 500 किलो न्यूटन पर मीटर। तो पूछा है 2 मीटर डेप्थ पे जो वर्टिकल स्ट्रेस होगा और 4 मीटर पे वर्टिकल स्ट्रेस होगा, उनका रेशियो क्या है।
तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा लाइन लोड का। अभी तक हम जो फॉर्मूले देख रहे थे वो थे पॉइंट लोड के लिए। अगर लाइन लोड है तो ये फॉर्मूला होगा। इसमें थोड़ा-सा आप स्किप कर सकते हो क्योंकि इम्पोर्टेंट कम है, क्वेश्चंस रेयरली पूछा जाता है। तो अगर डिफ़िकल्ट लग रहा है याद रखने में तो आप ये वाला पार्ट स्किप करके इतना भी याद रख लोगे तो भी काम चल जाएगा। यहाँ पर अब सिग्मा ज़ेड हमें निकालना है। फॉर्मूले को अगर हम समझें थोड़ा तो एक्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। जैसे ये लोडिंग है, इसके जस्ट नीचे कोई लाइन है, उस पर अगर स्ट्रेस निकाल रहे हो तो एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। पॉइंट जिस पर आप स्ट्रेस निकाल रहे हो वो इस वर्टिकल से थोड़ा-सा साइड में है, एक्स डिस्टेंस पे है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर जस्ट नीचे लोकेटेड है तो एक्स की वैल्यू 0 होके ये वाली टर्म 1 हो जाएगी। तो सिग्मा 2 की अगर बात करें तो सिग्मा 2 होगा 2 क्यू डेज अपॉन पाई जेड, जेड की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 2 डिवाइडेड बाई 2 क्यू डेज अपॉन पाई इंटू 4 और ये रेशियो आ जाएगा 2, सिग्मा 2 था ऊपर, नीचे सिग्मा 4 है और ये रेशियो 2 आ जाएगा। कहीं कहीं ये भी हो सकता है कि आपसे स्ट्रेस ही पूछा जाए तो क्यू डेज की जगह आप ये वैल्यू रखोगे और इसको सोल्व कर लोगे। यहाँ पर आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, इसमें यहाँ पर स्टेटमेंट देके पूछा है कि कौन सा यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये अब आगे हम डिस्कस करेंगे। ये जो डी वाला स्टेटमेंट है करेक्ट है, हम इसको आगे के चैप्टर्स में आपको क्लैरिटी आएगी थोड़ी। एक की अगर मैं बात करूं तो दिया है कि वाटर कंटेंट लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के बीच में है, तो सॉलिड जो सॉइल है वो प्लास्टिक स्टेट में होगी, सही बात है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बी वाला। इसने दिया है कि स्ट्रेटिफाइड सॉइल्स में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो बूसिनेस ने जो अजम्पशंस लिए थे डेरिवेशंस में वो ये थे कि ये जो सॉइल है ये आइसोट्रोपिक है। अगर स्ट्रेटिफाइड सॉइल है तो वेस्टगार्ड वाला बेटर रिजल्ट देगा हमें, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गया। सी में दिया है कि स्टेबल स्लोप है वो पॉसिबल है कोहेसिव सॉइल्स में एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन से ज्यादा स्लोप पे, तो कोहेसिव सॉइल्स में ये पॉसिबल है, सही स्टेटमेंट है। बी इनकरेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 87 है, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा है। दिया है कि क्या कंडीशंस होंगी जब क्विक सेंट कंडीशन अकर हो। तो इफेक्टिव स्ट्रेस तो 0 होना चाहिए क्योंकि उसके कारण फिर शियर स्ट्रेंथ अल्टीमेटली 0 हो जाता है सिग्मा डेस 0 होने के कारण, और आई इक्वल होना चाहिए आईसी के, तो यहां पर ए हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 में दिया है कि सोइल है उसकी 0 एयर वॉइड्स पर यूनिट वेट है वो किस पर डिपेंड करेगा। तो गामा बल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है G1 प्लस डब्ल्यू इंटू रो डब्ल्यू या गामा डब्ल्यू। यूनिट वेट की बात करें तो हम गामा डब्ल्यू लिख लेते हैं इसको, गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। यहाँ पर 0 एयर वॉइड्स की कंडीशन दी है यानी एस की वैल्यू 1 होगी, फुली सेचुरेटेड सॉइल होगी। एस ई इज इक्वल टू डब्ल्यू जी होता है, अगर एस 1 हुआ तो ई को हम रिप्लेस कर सकते हैं डब्ल्यू जी से, तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस डब्ल्यू इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी। अब हम कह सकते हैं कि गामा किस किस पे डिपेंड करेगा, जी पे, डब्ल्यू पे और गामा डब्ल्यू पे, तो डी आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 में दिया है कि कॉम्पैक्शन टेस्ट में कॉम्पैक्शन एफर्ट जो है, कॉम्पैक्शन एनर्जी है, उसको बढ़ाने से ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है वो कैसे अफेक्ट होता है। तो आपने ये फॉर्मूला ये डायग्राम कहीं पे देखा होगा अभी तक कि एक तो होता है स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट, उसका ये डायग्राम ऐसा बनता है, और मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट में हम इसमें जो कॉम्पैक्टिंग एनर्जी है वो थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, ब्लोज बढ़ा देते हैं, वेट बढ़ा देते हैं हैमर का, और उसका ग्राफ बनता है वो ऐसा बनता है। तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है हमारे लिए, एक तो ये मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी और दूसरा ये वाला वाटर कंटेंट, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट बोलते हैं हम जिसको। अब ये तो आपको समझ आ रहा होगा कि कॉम्पैक्टिंग एनर्जी जितनी ज्यादा होगी पार्टिकल्स उतने ज्यादा पास आएंगे, कॉम्पैक्शन होगा और ड्राई मास डेंसिटी ज्यादा निकल के आएगी। दूसरा वाटर कंटेंट की अगर हम बात करें तो वैसे तो वाटर कंटेंट है वो हमारे लिए नेगेटिव ही है, मतलब वाटर का जितना ज्यादा होगा वहां पर कॉम्पैक्शन या ड्राई मास डेंसिटी हम कह सकते हैं कम मिलेगी, क्योंकि अगर वाटर की जगह सॉलिड्स होंगे तो ज्यादा ड्राई मास डेंसिटी मिलेगी। लेकिन फिर भी कुछ वाटर हमें चाहिए होता है क्योंकि वाटर है ये एक लुब्रिकेटिंग इफेक्ट देता है। जब हम कॉम्पैक्ट करते हैं तो पार्टिकल्स एक दूसरे के रेस्पेक्ट में स्लाइड कर सकते हैं इजीली वाटर की प्रेजेंस होने के कारण।
इसीलिए एक पॉइंट तक ये मैक्सिमम होता है, उसके बाद अगर हम एक्स्ट्रा वाटर ऐड करते हैं तो अब लिबरेटिंग इफेक्ट का जो बेनिफिट मिल रहा था उसको ओवर पावर करने लग जाता है जो वाटर के पार्टिकल्स की प्रेजेंस है। आपको पता है कि वाटर के पार्टिकल्स सॉलिड्स के पार्टिकल्स के कंपेरेटिवली तो लाइटर होंगे और इनकी ज्यादा प्रेजेंस होगी तो हमारे मास डेंसिटी कम मिलेगी। अब अगर मैं ज्यादा कॉम्पैक्टिंग एनर्जी प्रोवाइड कर रही हूँ तो कम मॉइस्चर कंटेंट पर भी मैं ज्यादा डेंसली उनको पैक कर सकती हूँ, कॉम्पैक्ट कर सकती हूँ, क्योंकि अब एनर्जी ज्यादा है तो लिब्रेकेटिंग इफेक्ट है वो उतना ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे हर एक एग्जाम में। अब क्या होगा, मॉइस्चर कंटेंट है वो डिक्रीज होगा कॉम्पैक्टिंग एनर्जी बढ़ाने से। 90 में दिया है कि स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट का ये डेटा है, 1.8 kg सोयल सैंपल है, वॉल्यूम 944 cc है। सोयल सैंपल को वेट किया, मतलब उसमें ऐसे माउल्ड में से लेके सैंपल हमने वेट किया तो 23 ग्राम था। ओवन में रखा तो वेट हमें मिला 20 ग्राम। तो एक तो आप इस डेटा से डब्ल्यू निकाल सकते हो। क्वेश्चन में आपसे पूछा है थ्योरेटिकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ड्राई यूनिट वेट। तो थ्योरेटिकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ड्राई यूनिट वेट होता है जो एट द सेचुरेशन होगा, मतलब मॉइस्चर कंटेंट है वो सेचुरेशन के कोरस्पॉन्डिंग जब होगा तो थ्योरेटिकल मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट हमें मिलेगा। अब यहाँ पर W निकालो सबसे पहले तो 3 डिवाइडेड बाई 20 कितना इवोपोरेट हुआ, 3 ग्राम हुआ। नीचे 20 आएगा, काफी बार स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं, नीचे MS आता है तो इवोपोरेशन के बाद में जो बचा है मास वो सॉलिड्स का मास है, ये आ जाएगा 0.15। अब हमें पता है कि सेचुरेशन के कोरस्पॉन्डिंग हमें निकालना है वाटर कंटेंट, क्योंकि हमें थ्योरेटिकल मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ड्राई यूनिट वेट की। तो 1 इंटू ई इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी। जी यहाँ पे 2.7, यहाँ से ई आ गया 0.15 इंटू 2.7, और गामा डी है इसकी वैल्यू होती है 0W/1 + ई। तो सारी चीजें आपके पास हैं अभी। गामा डब्ल्यू 1000 हो जाएगा, सॉरी ये गामा डब्ल्यू है तो 9.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 को, उसके बाद 1 + 0.405 ये आएगा आपका न्यूटन पर मीटर क्यूब में, फिर 1000 से पूरे को डिवाइड कर दो तो अल्टीमेटली ये वैसे कैंसिल ही हो रहा है, ये 18.85 आएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 91 में दिया है कि वाइब्रेटरी रोलर है वो कौन से टाइप के सॉइल्स के लिए मोस्ट सुटेबल है। तो जो ग्रेनुलर सॉइल है जैसे कि सैंड, और स्पेसिफिकली वो अगर ड्राई कंडीशंस में है तो उनके लिए वाइब्रेटरी रोलर है वो बेस्ट रहता है, इसलिए सिल्ट और क्ले वाले ऑप्शंस कैंसिल हो जाएंगे। वेल ग्रेडेड ड्राई सैंड है वो होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 92 में दिया है कि फ्लोक्यूलेटेड स्ट्रक्चर है वो कब फॉर्म होता है, कोई डिपॉजिट है तो उसका स्ट्रक्चर फ्लोक्यूलेटेड कब होगा। तो फ्लोक्यूलेटेड स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें एज टू एज या एज टू फेस का ओरिएंटेशन होता है। ऐसा इसलिए होता है कि इनमें नेट कुछ इलेक्ट्रिकल फोर्सेज होते हैं, और ये तब फॉर्म होता है जब केमिकल रिएक्शंस होती हैं क्ले के पार्टिकल्स में और यूजुअली सॉल्ट वाटर में। तो सॉल्ट वाटर कहाँ प्रेजेंट होता है, सी बेड में। तो क्ले पार्टिकल्स जब सी बेड में सेटल होंगे तो फ्लोक्यूलेटेड स्ट्रक्चर हमें मिलेगा, और इसका रीजन ये है कि जो डिजोल्व मिनरल्स हैं जो सॉल्ट वाटर में, उनके कारण हमें ये फ्लोक्यूलेटेड स्ट्रक्चर मिलता है। तो यहाँ पर ए हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 है, 93 में दिया है कि GWSE इनके तो जो नॉर्मल नोटेशंस होते हैं वही हैं। गामा डी ऑब्वियसली ड्राई यूनिट वेट है। तो हमसे पूछा है कि जीरो एयर वॉइड्स वाली जो लाइन है उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो गामा यहाँ पर क्या होता है, गामा डी का आपको फॉर्मूला पता है, G गामा W/1 + E होता है। जीरो एयर वॉइड्स यानी 100% सेचुरेशन। हालांकि सेचुरेटेड सॉइल और जीरो एयर वॉइड्स की जो सॉइल है वो सेम नहीं है। सेचुरेटेड सॉइल्स की जब हम बात करते हैं यानी जो भी एयर के वॉइड्स थे हमने वाटर ऐड कर दिया और उनको वाटर से फिल कर दिया है, जबकि जीरो एयर वॉइड्स की हम बात करते हैं, जीरो एयर वॉइड लाइन, तो एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है जिसमें हम मानते हैं कि हमने सॉइल को इतना कॉम्पैक्ट किया कि वाटर तो एज इट इज बचा हुआ है, जो एयर वॉइड्स थे वो खत्म हो गए, कंप्रेस करके हमने उनको खत्म कर दिया है। तो अब जो डेंसिटी होगी उसको फिर बोलेंगे जीरो एयर वॉइड लाइन की डेंसिटी है। अब जीरो एयर वॉइड्स में भी सेम चीज है, एक तो कि 100% सेचुरेशन होगा। सेचुरेटेड सोयल में हमने वाटर ऐड करके सेचुरेट कराया था, यहाँ पर हमने कॉम्पैक्ट कर दिया, उसको कॉम्पैक्ट करके एयर वॉइड्स को खत्म कर दिया। तो
एस तो 1 होगा यहाँ पर, और एस ई इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू जी। एस अगर 1 हुआ तो इस इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये इक्वेशन लिख सकते हैं, तो बी होगा यहाँ पर आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 भी काफी इजी है, हम पहले कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। 2 सीरीज ऑफ कॉम्पेक्शन टेस्ट परफॉर्म किए गए इनऑर्गेनिक क्लेई सोइल पे 2 डिफरेंट लेवल ऑफ कॉम्पेक्शन एनर्जी से। फर्स्ट में दिया है कि ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है एक्सपेक्टेड टू बी मोर फॉर द टेस्ट विथ हायर एनर्जी। तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है वो ज्यादा नहीं होगा, वो कम होगा। हम ग्राफ देख चुके हैं इसका पहले कि इस तरीके से ग्राफ बनता है स्टैंडर्ड का और मॉडिफाइड का ऐसा बनता है। तो ये इसका ओएमसी था, ये इसका ओएमसी है, जो ओएमसी तो रिड्यूस होगा, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी है वो इंक्रीज होगी। ये थी यहाँ पे रोडी, यहाँ पे ये होगा। तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर फॉर द टेस्ट विथ हायर एनर्जी, ये गलत हो गया। मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर फॉर द टेस्ट विथ हायर एनर्जी, तो ओनली सेकंड इज ट्रू, बी होगा आंसर। 95 में दिया है कि यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए हैं, इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो ये बात की गई ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम और वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम। जैसे कि ये हमारा ग्राफ होता है, इधर बनाते हैं, ये ग्राफ है फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट का है। तो ये वाला मॉइस्चर कंटेंट होता है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट हम इससे कम रखेंगे तो ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम हो जाएगा, और ज़्यादा रखेंगे जैसे इतना है तो वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम होगा। और प्रॉपर्टीज कैसे अफेक्ट होती हैं, पोर वाटर प्रेशर है ये ड्राई साइड में ज़्यादा होगा, वेट कम होगा, वेट साइड में ज़्यादा होगा। श्रिंकेज है ये ड्राई साइड में कम होगा क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट कम है, और वेट साइड में ज़्यादा होगा। स्वेलिंग है मतलब मॉइस्चर ऐड करने पर जो वॉल्यूम इंक्रीज होता है वो हमें ड्राई साइड में ज़्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि हमारी सॉइल है वो ज़्यादा ड्राई है, तो ज़्यादा मॉइस्चर वो अब्जॉर्ब करना चाहेगी, और वेट साइड में ये डिक्रीज होगा। परमेबिलिटी की अगर हम बात करें तो फ्लोक्यूलेटेड स्ट्रक्चर होगा ड्राई साइड में, इसलिए वहां पर परमेबिलिटी ज़्यादा होगी कंपेयर टू परमेबिलिटी एट वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम। यहाँ पर ईएससी के पीवाईक्यूज में बहुत अच्छे से कंसेप्ट कवर हुए हैं क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस वहां पर काफ़ी ज़्यादा थे। और जियोटेक पार्ट 1 है उसका मैंने कंप्लीटली एक वीडियो सिंगल वीडियो में कवर किया हुआ है, अगर आप उससे गो थ्रू हो जाओगे एक बार तो काफ़ी अच्छे से आपको क्लैरिटी आ जाएगी। अगर आप सारे क्वेश्चंस नहीं भी देखना चाहते हो तो आप एक बार पीडीएफ से सोल्व करने का ट्राई कर लीजिए, फिर जो जो क्वेश्चंस में आप अटक रहे हो उनको मार्क करके सिर्फ उनके सॉल्यूशन ही देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 96 में दिया है कि कॉम्पेक्शन टेस्ट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पीक पॉइंट ऑफ द कॉम्पेक्शन कर्व गिव्स मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, ये पीक पॉइंट है, ये हमें मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी देता है, सही हो गया। बी में दिया है कि कॉम्पेक्शन इफेक्ट इंक्रीज करने से मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट इंक्रीज होता है, पहले ये था अब ये हो गया, इंक्रीज हो गया। इंक्रीज इन कॉम्पेक्शन इफेक्ट मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीजेज, मॉइस्चर कंटेंट क्या होगा, इनिशियली ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है वो ये था, अभी ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ये हो गया तो डिक्रीज हो गया। कॉम्पेक्शन कर्व क्रॉसेज द जीरो एयर वॉइड्स कर्व, ये जीरो एयर वॉइड्स कर्व है, ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, थ्योरेटिकल फिनोमिना है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो आपके पास सॉइल सैंपल है आपने उसको कॉम्पैक्ट करके सारे एयर वॉइड्स खत्म कर दिए, सिर्फ वाटर वाले वॉइड्स बचे हैं और सॉलिड्स बचे हैं, जो आइडियली पॉसिबल है नहीं प्रैक्टिकली देखा जाए तो। आप इतना कॉम्पैक्ट कभी नहीं कर पाएंगे कि वाटर एज इट बचा है और सारे एयर वॉइड खत्म हो जाए। अब स्टेटमेंट दिया है कि जीरो एयर वॉइड्स लाइन इन लाइंस को कट करती है, कॉम्पेक्शन कर्व है ये वाला और ये वाला, तो इनको कट करती है मतलब ये कोई पॉइंट इस पे भी आ रहा है और इस पे भी आ रहा है, तो जीरो एयर वॉइड लाइंस इसको कट करेगी। इट मीन जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट के डेटा में भी होगा, और जो थ्योरेटिकल हम कंसेप्ट की बात कर रहे हैं वो प्रैक्टिकली हम अचीव कर सकते हैं फिर तो, क्योंकि हमारे कॉम्पेक्शन कर्व पे वो प्लॉट हो रहा है, तो जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ये कभी कट नहीं करेंगे एक दूसरे को, डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।